बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स के हवाले से नया टॉपिक आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन। आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन आइडियल फ्लूइड फ्लो के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें let us be an arbitrary closed surface enclosing a volume tau of the fluid of density rho moving with the velocity v। फ्लूइड फ्लो में हम कोई सपोज करते हैं कोई फ्लूइड एलिमेंट है, कोई इमेजिनरी सरफेसेस में वो इनक्लोज्ड है। फ्लूइड फ्लो में जब ये मूव कर रहा है तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट विद द क्लोज सरफेस ये भी मूव साथ साथ मूव कर रहा है। ये हमारे पास ऐसा फ्लूइड एलिमेंट है जो कि एनक्लोज्ड है एक सरफेसेस में, और इसके अंदर वॉल्यूम जो समा जाएगा, जो वॉल्यूम समा जाएगा वो है वॉल्यूम टा। ठीक है जी। और ये इस तरह फ्लूइड फ्लो में जो एलिमेंट ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v मूव करेगा। किसी एक पार्टिकल पर हम कंसिडर करेंगे कि इस पर कोई प्रेशर p लग रहा है, तो आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल की डायरेक्शन ये होगी n यूनिट वेक्टर। इट इज assumed that s is moving along with the fluid। चूंकि फ्लूइड एलिमेंट हमने फ्लूइड के अंदर से ही लिया, कंसिडर किया हुआ है, जो कि एक सरफेसेस में एनक्लोज्ड है, तो ये साथ साथ ही मूव करेगा। एंड कंटेनिंग ऑलवेज द सेम फ्लूइड पार्टिकल्स, यानी उसके अंदर जो मास है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, सो दैट इट्स टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट इन द मोशन। ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द फ्लूइड, इस क्लोज सरफेसेस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं होते, यानी मास फिक्स ही रहता है। Newton's second law of motion states that total force acting on the body is equal to the rate of change of linear momentum। अच्छा, यहाँ न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करके कि जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगी। ठीक है जी। कैसे? F इक्वल एम में मास हमने एक पार्टिकल के लिए रॉ डी टा पढ़ा था। ठीक है। पूरे एलिमेंट के लिए फिर क्या होगा, वो वॉल्यूम इंटीग्रल बन जाता है। ये अभी पिछले टॉपिक में हमने यही पढ़ा, टोटल मोमेंटम। ठीक है। और एक्सेलरेशन हमारे पास डी वी ओवर डी टी हो, तो ये सारा एक्सप्रेशन हमारे पास डी एम ओवर डी टी के इक्वल आ जाएगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू द फोर्स। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का अभी पिछले हमने टॉपिक पढ़ा है, उसकी यहाँ ये एप्लीकेशन है। अब जरा देखते हैं कि ये किस तरह से बात आगे बढ़ती है। कहता है टोटल फोर्स ऑन द बॉडी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स F एंड नॉर्मल प्रेशर ऑन द बाउंड्री। टोटल फोर्स में दो फोर्सेस मेनली हिस्सा लेंगी, एक बॉडी फोर्स, दूसरी नॉर्मल प्रेशर। अच्छा, जो बॉडी फोर्स होती है उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है इसी चैप्टर के आगाज में, कि ये फोर्स पर यूनिट मास पर अप्लाई होती है। ये फोर्स, बॉडी फोर्स जो होती है, ये पर यूनिट मास पर अप्लाई होती है।
इसलिए इसका नाम बॉडी फोर्स होता है। तो F पर यूनिट मास के लिए, तो आपको इसके टोटल मास के लिए तो कितनी फोर्स होगी। टोटल मास हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि रॉ डीटा एक पार्टिकल के लिए है, और पूरे वॉल्यूम के लिए फिर वॉल्यूम इंटीग्रल आ जाता है। उसको जब फोर्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा टोटल बॉडी फोर्स आ जाएगी। जबकि दूसरे हमारे पास यहाँ पर जो है प्रेशर, वो प्रेशर हमने पढ़ रखा है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है जी। तो जब फोर्स निकालनी है तो ये पी और ए की प्रोडक्ट हो जाएगी, प्रेशर की और एरिया। अब यहाँ जो एरिया आएगा इस हिस्से में वो n यूनिट वेक्टर ds। ठीक है जी, क्योंकि नॉर्मल फोर्स है ना, n यूनिट वेक्टर ds, और सरफेस इंटीग्रल से ये इस सारे पर कवर हो जाएगी। तो लिहाजा ये जो हमारे पास प्रेशर आ गया, सरफेस इंटीग्रल p n यूनिट वेक्टर ds आ गया। इस इक्वेशन में एक वॉल्यूम इंटीग्रल इन्वॉल्व है, इसी इक्वेशन में दूसरा सरफेस इंटीग्रल इन्वॉल्व है। तो हमने किसी तरह से इस सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में शिफ्ट कर देना। ठीक है जी। अच्छा, ये नेगेटिव कैसे आया ये भी ध्यान में रखें कि हमारे पास जब आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल और प्रेशर की सम्मत मुखालिफ हो तो फिर ये फोर्स नेगेटिव कंसिडर की जाती है। ये हमने चैप्टर 1 के आगाज में ये चीजें पढ़ रखी थी। लेट आई, इसको अलग करते हैं और किसी तरह से इसे वॉल्यूम इंटीग्रल में लेके जाएंगे। इसका नया नाम रख लिया हमने आई। टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइड्स विद एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेक्टर ए। चलिए जी, दोनों तरफ कांस्टेंट वेक्टर कोई लिया जिससे हमने इसका लिया है डॉट प्रोडक्ट। अब चूंकि प्रेशर तो स्केलर क्वांटिटी है ना जी, तो ए डॉट एन यूनिट वेक्टर ही आएगा। अब यहाँ सरफेस इंटीग्रल को विद द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमने वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर देना। तो ये फिर बन जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट पी ए डीटा। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चंस जरा मुलाहाजा कर लें। आपने जो डेफिनेशन देनी है जाके वो बॉडी फोर्स, कमेंट सेक्शन में जाकर बॉडी फोर्स, दूसरा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, किस तरह से हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलते हैं, गॉस डाइवर्जेंस। ये दो आपके क्वेश्चन हो गए। अब जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। डेल जब अप्लाई होगा, एक दफा ए के साथ अप्लाई होगा, दूसरी दफा पी के साथ मिल जाएगा। तो पहली मर्तबा ये देखें पी बाहर, डेल डॉट ए आ गया। दूसरी दफा ये डेल पी के साथ मिलके वेक्टर बन जाएगा डेल पी डॉट ए डीटा। मुलाहजा करें कि ये कांस्टेंट वेक्टर था, डेल ऑपरेटर डेरिवेटिव ऑपरेटर है, जब वो ए के साथ डॉट आएगा तो वो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वेक्टर होने के सबब से। तो लामहला हमारे पास क्या बच जाता है, ए डॉट डेल पी डीटा। ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको हम दोबारा कैसे लिख सकते हैं कि ये जो था ए डॉट आई इक्वल, ये डॉट है, इसको अब ऐसे लिखे ए डॉट, ये सारा फिर वॉल्यूम इंटीग्रल डेल पी डीटा। यहां से ये साबित हुआ कि ये आई इस एक्सप्रेशन के इक्वल हो गया। ए आर्बिट्रेरी वेक्टर था, आई को हमने अलग किया तो अब ये आई इक्वल वॉल्यूम इंटीग्रल डेल पी डीटा, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब इसे हमने वही
इक्वेशन 1 में वापस अप्लाई करना है, जहां से हमने टोटल फोर्स ली थी, बॉडी फोर्स प्लस प्रेशर ऑन द सरफेस। एक दफा फिर उसे देख लेते हैं। ये जी हमारी इक्वेशन 1, जो कि बॉडी फोर्स और नॉर्मल प्रेशर ऑन द बाउंड्री। तो ये तो एज इट इज रहेगा। इसके लिए हमने जो है एक नया एक्सप्रेशन डेवलप कर लिया, जो कि सरफेस इंटीग्रल की बजाय वॉल्यूम इंटीग्रल पर मुश्तमिल है। अब इस इक्वेशन की नई फॉर्म क्या होगी? इसकी नई फॉर्म हमारे पास ये होगी, टोटल फोर्स इक्वल वॉल्यूम इंटीग्रल रॉ एफ डीटा माइनस, अब ये वैल्यू आ जाएगी वॉल्यूम इंटीग्रल डेल पी डीटा। इक्वेटिंग दिस टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम भी फोर्स के बराबर होता है, और ये भी फोर्स है। अच्छा, यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रल कॉमन कर लें तो आपके पास रॉ एफ माइनस डेल पी बच जाएगा। ये रॉ एफ माइनस डेल पी डीटा, ये हमारी टोटल फोर्स है, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो कि हमने, जो कि ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, दोनों फोर्सेस को हमने इक्वेट किया है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम में जो लास्ट हमारा टॉपिक था, उसमें हमने ये एक्सप्रेशन पढ़ रखा है। ठीक है जी। यहां से डी ओवर डी टी ऑपरेटर अंदर अप्लाई किया गया। अब इसको भी दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें, वो भी जाकर उस तरफ नेगेटिव हो जाएगा। वॉल्यूम इंटीग्रल कॉमन है। जब कोई इंटीग्रल जीरो आ रहा हो तो उसका मतलब है इंटेग्रेंड जीरो है। तो ये सारा अंदर से इंटेग्रेंड जीरो कर दीजिए, हो गया जी जीरो। इसमें से ये dv ओवर dt एक्सप्रेशन एक साइड पर, बाकी दोनों एक्सप्रेशन एक साइड पर रखें। रॉ के साथ तीनों टर्म्स को डिवाइड कर दें। ये जो इक्वेशन आएगी, इस इक्वेशन का नाम आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। और ये आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए भी अब वैलिड है, और कंप्रेसिबल फ्लो के लिए भी वैलिड है। यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन ये होगा, व्हाट इज आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन। बस ये एक शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है जी। अब इसकी एक अल्टरनेट फॉर्म डेवलप करते हैं कि ये जो डी वी ओवर डी टी है, डी वी ओवर डी टी, इसका एक्सप्रेशन पुट कर दीजिए। मटेरियल डेरिवेटिव में ये हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था। अब इसके लिए एक और फॉर्म लाइए। वो वेक्टर, जब हमने वेक्टर मैकेनिक्स का एक पेपर पढ़ा था, तो पांचवें और छठे सेमेस्टर में वेक्टर मैकेनिक्स का जो पेपर था, उसमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल ए डॉट सी ए बी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए, ये एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में अगर आप ये डेल क्रॉस वी, यानी एक दफा डेल क्रॉस वी, ये बी और सी को वी पुट कर दें और पहले को डेल पुट कर दें, यहां से आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा कि वो वी डॉट डेल इंटू वी के इक्वल, वहां से इसकी वैल्यू निकल आएगी, वो ये वैल्यू होगी। मैंने आपको यहाँ पर हिंट दिया है, ये पेपर में वैल्यूएट करने आता है कि आप ये फॉर्म बनाएं। तो ये वेक्टर टेंसर का जो पेपर है मैकेनिक्स का, वेक्टर एंड टेंसर, उसमें आपने ये रिजल्ट अप्लाई करके, तो ये चीज बन गई है। ठीक है, इसको यहां पर लेफ्ट साइड पर अप्लाई कर दें तो ये हमारे पास नया एक्सप्रेशन बनेगा। तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर एक बात वो कह रहा है जी, थ्री equations of motion when combined with the equation of continuity provide a complete mathematical description of the flow of the incompressible Newtonian fluids. We have four unknown u, v, w and p. Therefore the problem is well posed in mathematical terms. अब आपका जो आखिरी क्वेश्चन होगा वो ये है कि आपने कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है
वेल पोस्ड प्रॉब्लम क्या होता है? वेल पोस्ड प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। ये जो आज के हमने 5, यही हमारी कालर क्वेश्चन ऑफ मोशन है। कमेंट सेक्शन में आपने 5 सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है जी। तो इसकी 2 फॉर्म्स आपने, ये फॉर्म 1 है और ये क्वेश्चन ऑफ मोशन, आयलर क्वेश्चन ऑफ मोशन की ये फॉर्म 3 है। ठीक है जी। तो एक सवाल ऐसा है जो कि वाइवा में पूछा जाता है, वो भी अगर आप साथ शामिल कर लें तो वो ये होता है कि व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन। इन सवालों का आपने जवाब देना। आज का इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर से। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।